नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस ऑफिशियल में। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे एवं मजेदार होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के दिगंत बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास क्या है, प्रगति और समाज, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं, इस वर्ष अगर एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नंबर सिंह कौन सी रचना है? बताना इनमें से नंबर सिंह जो है वो कौन सी रचना है नंबर सिंह का। तो नंबर सिंह ने प्रगति और समाज लिखे थे। क्या लिखे थे? प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, प्रगति नहीं लेना है, प्रगति और समाज ही लिखे थे। तो यहाँ देखो ऑप्शन में है अर्धनारीश्वर, ओसदानीरा, प्रगति और समाज तिरिक्ष। तो क्या लिखे थे? प्रगति और समाज लिखे थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, नंबर सिंह के गुरु कौन थे? नंबर सिंह बताना बच्चों, गुरु कौन थे? नंबर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नंबर सिंह के जो गुरु थे, उनके जो गुरु जी थे अर्थात शिक्षक, टीचर बोल सकते हो, मास्टर कौन थे? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर बी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप क्लास 10th में इनसे परिचित हो चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्लास 10th में आप परिचित हो चुके हैं, इनके बारे में पढ़े होंगे, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन्हीं द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि आपको ये प्रश्न पूरा दिख रहा है ना, ये देख लेते हैं। दिख रहा है, ठीक है। नंबर सिंह ने बीए तथा एमए, बीए उल्टा बीसीडी एवं एमए, बीए एवं एमए शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, है ना, की थी। नंबर सिंह जो है वो बीए एवं एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, कहाँ से वो ग्रहण किए थे? ऑप्शन में है JNU, DU, BHU, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नंबर सिंह कौन? नंबर सिंह जो है ना, उन्होंने बीए तथा एमए कहाँ से किए थे? तो वो किए थे आपके BHU से। कहाँ से? BHU से, BHU यूनिवर्सिटी के थे, BHU से किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, प्रगीत कैसा काव्य है? बताना है। जो प्रगीत है ये कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर में से कोई नहीं। जो प्रगीत है ये कैसे है? तो प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है बच्चों, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता का अंश है? किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन में है केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद,
सुभद्रा कुमारी चौहान का या फिर शमशेर बहादुर सिंह का? किनके कविता से लिया गया था कि जो हाथ है ना, ये हाथ की तरह लोगों को सुंदर। अब देख कहीं से भी आते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। खाना खाना है आपको हाथ धोना है ना। पैर धोइए या ना धोइए लेकिन आपको हाथ धोना पड़ेगा। जब खाना है, जब पुनः आते हैं तो हाथ ही धोते हैं। आप तो पैर धोते नहीं हो, देगा तो हमेशा तो नहीं नहाते हो खाना खाने के बाद, लेकिन आप हाथ धोइएगा। उसके बाद हमेशा इसको भी नहीं साफ करते हैं। सबसे अधिक अगर कोई चीज साफ रहता है तो आपका ये हाथ भी होता है। अगर मान लीजिए इसको साफ कर रहे हैं, चेहरे को साफ कर रहे हैं, तो चेहरे को साफ करने वक्त आपको हाथ साफ करना ही पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए इसको साफ करें, इस तरह से घसीएगा, इस तरह से घसीएगा, है लॉलीपॉप लगे लो ना, जब इसको लगाओगे तो आपका हाथ साफ हो ही जाएगा, है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था केदारनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसे में जो टोटल आपका 29 प्रश्न है, कितना है तो टोटल 29 प्रश्न है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ऑप्शन में है गीति काव्य, मुक्त काव्य या फिर प्रबंध काव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सिद्धांत काव्य कौन है तो प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना जाएगा तो सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। और मेरे प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न है कि सहर्ष क्या है कि सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ या फिर ननोप, या फिर में से कोई, या फिर में से कोई नहीं। कौन है? सहर्ष साकारा। सहर्ष साकारा क्या है कि सहर्ष स्वीकारा, स्वीकारा है, साकारा पढ़ रहे हैं। सहर्ष स्वीकारा है। इसके जो राइटर है वो कौन है? इसके राइटर एक लेखक कौन है? कवि कौन है? इसके कवि लेखक कौन है ना? लेखक लेखक, अरे यार लेखक, इसके लेखक कौन है? देख रहे हो भाई की हो रहा है, लेखक ने लिखा आराम से, लेखक लिख रहे हैं। लेखक, लेखक कौन है? राइटर या फिर कवि भी कह सकते हो। कवि कौन है? कविता लिखे थे किने? तो वो थे आपके मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कितना जाएगा तो बी जाएगा, मुक्तिबोध। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है, सच्चे अर्थों में प्रयोगात्मक कुत्ता का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सच्चे अर्थों में प्रयोगात्मकता कुत्ता का अर्थ क्या होता है? अर्थात समाज से विरुद्ध, जो समाज के विरोधी व्यक्ति है वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्या चीज तो सच्चे अर्थों का प्रयोगात्मकता कुत्ता कहता है। कैसे कहता है? समाज से के विरुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना जाएगा तो सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न कुछ ज्यादा लंबा है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? क्या बोला गया? पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन में है शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ तो दिख रहा है आपको, यहाँ तो दिख रहा होगा, है ना। शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन या फिर त्रिलोचन। प्रश्न था, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से मानो हार, यह किसके द्वारा दिया गया था? किसके कविता में दिया हुआ था? तो वो शमशेर सिंह बहादुर की कविता में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, है ना। चलिए
अगला प्रश्न 10 नंबर। नागार्जुन, नीचे नहीं दिखता होगा। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत का व्यक्तित्व जो है कैसा है? गंभीर है या मनमौजी है या फिर निष्क वय फक्कर है या फिर कपटी कैसे है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक जो व्यक्तित्व है उनका कैसा है? तो वो है निष्कवय फक्कर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपका 1/3 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसमें मात्र आपका 29 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके VVI है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था? क्या प्रश्न है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई कब मिला था? जिन्हें कब जो मिला हुआ था? ऑप्शन में है 1970 में, 1971 में, 1970 में, 1971 में, 1972 या फिर 1973 में। तो नामवर सिंह को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पे? तो प्रतिमान पे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसे मिला था? तो कब मिला था? 1971 से मिला था। 1971 से मिला, अर्थात 1970 दशक में मिला था, जब भारत में क्या था तो पहली बार क्या लगा था ये शिमला संसद जब हो रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ है ये किसके जो कवि है ना, इसके कवि कौन है? तन गई रीढ़ इसका कवि कौन है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई? मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन थे? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो भाई ये आपकी है किसकी है? तो नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये सब हो गया तुम लोग का ना। अगला प्रश्न है बच्चों, नामवर सिंह क्या है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन में है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर जोधपुर विश्वविद्यालय। कहाँ के विश्वविद्यालय में इन्हें नियुक्त किया गया था? किसके लिए? तो हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। तो जोधपुर विश्वविद्यालय का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज है ना, ये जो है दूसरी परंपरा की खोज है ये किनके द्वारा लिखा गया है? मतलब ये दूसरी परंपरा की जो खोज है ये भाई किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, उदय प्रकाश या फिर बालकृष्ण भट्ट किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा क्या लिखा गया था? तो अर्धनारीश्वर लिखा गया था, है ना। नामवर सिंह द्वारा लिखा गया था दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए फटाफट से कॉपी करते जाइए आप लोग। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया इसके कवि कौन है? इसके कवि का नाम बतलाना भाई क्या है? ऑप्शन में है निराला, पंजी, जयशंकर प्रसाद या फिर राम कुमार। तो प्रलय जो छाया है ना इसका कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? शंकर भोला रे, जयशंकर प्रसाद है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना जाएगा? तो सी हो जाएगा, है ना। चलिए
फटाफट से अगर वीडियो को लाइक कर दे फटाफट से सब लोग। अगला प्रश्न आपका बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शेर और शेरनियों, मेरे नन्नू मुन्नू, तुलसीदास के रचिता कौन है? बदलिए, तुलसीदास के भाई रचिता कौन है? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, शेर और शेरनियों, चुनमुनिया, बतला रहा है कि तुलसीदास के रचिता कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, या फिर सुमित्रानंद पंत, या फिर महर्षि वेद व्यास, या फिर महर्षि वेद व्यास। कौन है? गलाना है तुलसीदास के रचिता कौन है? तो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। चलिए आधे प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, आधे से अधिक का। अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, फटाफट से लिखेंगे आप लोग भी, ऑफलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? बताइए, कविता के लिए प्रतिमान, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन में है लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वसर दयाल सक्सेना, या फिर शिवदान सिंह चौहान। डी में है नामवर सिंह, या डी में है नामवर सिंह। प्रतिमान के कवि कौन है बतलाना है। प्रतिमान जो है ना, इनके कवि कौन है भाई? बतलाइए, इनके कवि कौन है? प्रतिमान के भाई कवि कौन है? तो भाई साहब जो प्रतिमान कवि है वो आपके है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। प्रतिमान है, प्रतिगीत और समाज है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? जो प्रश्न है, बाज की डाढ़ में आदमी खून लग चुका है। क्या प्रश्न है कि बाज की डाढ़ में, बाज की डाढ़ में व्यक्ति का खून लग चुका है, यह किस कविता से लिया गया? आदमी का खून लग चुका है ना, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है? हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, या फिर तय तो यही था। तय तो यही था, क्या था? इनसे लिया गया था। बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता से लिया गया है? तो ये किस कविता का पंक्ति है? तो तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी तय तो यही था। फटाफट से आप लोग लिखिए, तय तो यही था हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर। तय तो यही था, यह जगह आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है, तुम लोगों से दूर हूँ, तुम लोगों से दूर हूँ, किसका कविता है? किसका कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ, ये किसका कविता है भाई? मुक्ति बोध का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर पंत जी का है, या फिर आज्ञा का, या फिर आज्ञा का? किसका है? तुम लोगों से दूर हूँ, तुम लोगों से, तुम लोगों से दूर हूँ, गा रहा हूँ इस महफिल में, है ना, दूर हूँ, किसका कविता है? तो ये आपका है मुक्ति बोध के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुक्ति बोध। क्या जाएगा? मुक्ति बोध हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रश्न नंबर 20 और 20वां प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म भाई साहब बतलाना है कब हुआ था। ऑप्शन में है 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, या फिर 23 मई 1925 को। 23 मई 1925 को बतलाइए। नामवर सिंह का भाई साहब जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म बतलाना है कि कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था भाई साहब? बतलाइए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों नामवर सिंह जन्म हुआ था, वो हुआ था आपका 28 जुलाई 1927 भी हुआ था। ऑप्शन नंबर ये किसमें है? ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे।
आपका मात्र 9 प्रश्न बचा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? दिलाना, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखा हुआ है वो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया? देखिए से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है या उनका है? इनमें से कौन सा पुस्तक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सा पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन सुन लो बच्चों, पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, या फिर ना आने वाला कल, या फिर ना आने वाला कल। बताइए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह द्वारा लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी, रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, बी जगह आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है, ये 4 पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? उनका पुस्तक ये है ही नहीं, पहले था वो है ना। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा वो था ही, लेकिन इनमें बताया कौन सा नहीं है। बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिक्ष, या फिर दूसरी परंपरा की खोज। तो भाई साहब ये बकलम खुद तो ये भी है, इतिहास और आलोचना भी तो है ही, और ये दूसरी परंपरा की खोज ये भी है। ये आपका त्रिक जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह त्रिक्ष, क्या जगह त्रिक्ष है ना। ये तो उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? चलिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत जी की, दिनकर की, महादेव वर्मा, या फिर निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? चलिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? पंत जी की, दिनकर की, महादेव वर्मा, या फिर निराला किसकी है? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो ये आपका है निराला के, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ये आपका 9वां प्रश्न चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा, अगला चैप्टर क्या है? तो जूठन, क्या है? जूठन चैप्टर इसके बाद आएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रगीत और समाज के लेखक है। बताइए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो ये पहले प्रश्न ही आ चुका है, इसको फर्स्ट खत्म करेंगे। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो वो है आपके नामवर सिंह। ये तो आपका पहला ही प्रश्न था, दोबारा आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पहले हो चुका है। अगला प्रश्न आपका ये है, नामवर सिंह द्वारा लिखी गई प्रगीत और समाज क्या है? जो प्रगीत और समाज है ये है ना, प्रगीत और समाज ये आखिर क्या है? कहानी है, लेखक है, लेख है, निबंध है, कविता है, आलोचना है, या फिर एकांकी, या फिर कहानी, क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज है, ये क्या है? प्रगीत और समाज जो है वो क्या है? तो वो आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। ना तो ये कहानी है, ना तो उपन्यास है, ना तो ललित निबंध है, ऑनलाइन निबंध है, आलोचना भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है। क्या है? तो निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है प्रगीत और समाज। याद रखिएगा कि प्रगीत और समाज जो है ये क्या है? तो भाई ये आपका है निबंध। क्या है? निबंध है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न आपका है, मेरे प्यारे बच्चों, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो कविता के नए प्रतिमान। आज कब मिला हुआ था भाई? तो ये 1971 में मिला। कब मिला था? 1971 में मिला हुआ था, है ना। ये पहले प्रश्न आ चुका है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला हुआ है, वो कब मिला है? तो 1971 में मिला। 1971 में मिला है। या पूछ रहा है कि कब, किस कविता मिला है? तो कविता के नए प्रतिमान पर, नई कहानी पर, या फिर पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, या फिर इतिहास और आलोचना, कैसे मिले हुए हैं? बताइए।
नामवर सिंह को किस साहित्य पर किस पर जो है ना, किस कविता पर, किस कहानी पर, किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है कविता के नए प्रतिमान। ये प्रश्न भी पहले आ चुका था, है ना, लेकिन वहाँ टाइम बस पूछा हुआ था, यहाँ किसमें मिला हुआ था? प्रगीता, ये कविता के नए प्रतिमान पर कब अगर पूछेगा तो 1971 मिला है। अगर टाइम पूछेगा तो कब मिला? तो 1971 ईस्वी में मिला हुआ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मात्र आपका 3 प्रश्न बचा हुआ है। अगला प्रश्न 27 नंबर। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक हंस के, सरस्वती के, या फिर वागर्थ के, या फिर आलोचना किसके थे? नामवर सिंह प्रधान किसके रचनाकार थे? इनमें से किसके रचनाकार थे? तो वो आलोचना थे, वो आलोचना ज्यादा करते थे। ऑप्शन नंबर डी, इसमें वो प्रधान थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, आलोचना, है ना। तुम लोग भी फटाफट लिखते जाना तुमसे। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, टोना मोना। अगला प्रश्न 28 नंबर। कमायनी के कवि है। कमायनी के कवि जो है वो कौन है? कमायनी के जो कवि है, कवि भाई इसके कौन है? कमायनी के कवि कौन है? पंत है, प्रसाद है, प्रसाद है, महादेव वर्मा है, या फिर निराला? या फिर निराला कौन है? कमायनी के जो है वो कौन है? तो निराला। कौन है? निराला, है ना, निराला। कमायनी के कवि निराला ने कमायनी कविता लिखे थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका लास्ट आखिरी 29 नंबर। इसके बाद जय हिंद जय भारत करके क्लास को समाप्त करेंगे। प्रश्न है लिरिक। लिरिक का पर्याय है। लिरिक का जो है पर्याय क्या होता है? लिरिक जो है ना, किसको कहते हैं? लिरिक पर्यायवाची नाम सुने? पर्याय मतलब पर्यायवाची, है ना। जैसे आँख का, नयन, लोचन, नेत्र, है ना। अमृत का पिस्सा अमीय, पानी का जल, अम्बु तोय, पे बहुत सारे होते हैं। कपड़ा का चीट पट वस्त्र। उस तरह से लिरिक, जो लिरिक होता है, इसका पर्याय, इसका और भी क्या नाम है? तो प्रगीत, कथा, जीवनी, या फिर कल्पना। तो लिरिक, जो लिरिक है इसका मतलब होता है कल्पना। क्या होता है? कल्पना ना, कल्पना करता है जो ऐसा होगा भविष्य में, ये कल्पना जो करते हैं ना, उसे कहता है लिरिक। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? तो डी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिरिक अर्थ क्या होता है? तो कल्पना होता है। क्या होता है? कल्पना होता है। ये टोटल बच्चा कितना था आपके? टोटल आपके 29 प्रश्न। कितना प्रश्न था टोटल आपका? 29 भी आई ऑब्जेक्टिव थे। अगर बच्चों आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलेंगे बच्चों, आगे जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।